वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एचटीएफएल फैमिली। डीएफएल मेंबर से पता है कि शाम को हमारी वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या न्यूज़ फटाफट, जहां पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हो रही है। जी हाँ दोस्तों, आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स है। वीडियो के एंड तक बने रिक्वेस्ट करूंगा और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। आप देख सकते हैं कि बहुत लोगों ने कमेंट किया कि सर एप्पल को लेके एक नेगेटिव न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, इधर पे एक इनसाइडर का ट्रेडिंग का मामला सामने आ रहा है। अब ये क्या होता है, जी हाँ दोस्तों, कभी भी कोई कंपनी के मैनेजमेंट के आदमी या फिर कोई भी लोग जो मैनेजमेंट से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, अगर वो ट्रेडिंग करते हैं तब कोर्स दोस्तों उनको मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करना होता है। बिकॉज बहुत सारे कॉर्पोरेट इवेंट होते हैं, लेकिन बिना इन्फॉर्मेशन के अगर वो ट्रेडिंग करते हैं तो भाई ये इलीगल माना जाता है और एकदम अनएथिकल देखने को मिलता है। तो जी हाँ, इस पर एप्पल का कोई भी दोष नहीं है। बिकॉज इसके पहले भी हमें इन्फोसिस में और बड़े बड़े स्टॉक्स में इनसाइडर का मामला देखने को मिला था। ऑल्दो आप देखें तो सेबी ने इधर 15 लाख के आसपास पेनल्टी इंपोज कर दी है। लेकिन दोस्तों आप देखिए, नलिन गोयल इनका नाम है जिन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग की। तो क्या इससे एप्पल का शेयर प्राइस गिरेगा? तो ऑफकोर्स जो न्यूज़ है वो न्यूज़ तो नेगेटिव है, लेकिन इससे एप्पल को कोई डेंट नहीं पड़ने वाला है। शॉर्ट टर्म में सेंटीमेंट खराब हो सकता है, बिकॉज लॉन्ग टर्म में कंपनी के फंडामेंटल अच्छे हैं। और इधर पे एप्पल की बात की जाए तो इनका दोस्तों कोई रोल नहीं है। अब कंपनी के आदमी ही ऐसे बेईमानी करेंगे, डिसऑनेस्ट रहेंगे, तो भाई इसमें किसी का कंट्रोल नहीं है। तो जी हाँ दोस्तों, इसका फ़ायदा चाहे तो कल के दिन शायद ऑपरेटर उठा लें। आज के दिन की बात की जाए तो आज हमें 2-2.5% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही थी और ये न्यूज़ जो है हमें क्लोजिंग के बाद देखने को मिली है। तो जी हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रॉफिट बुकिंग है और इससे न्यूज़ का कोई इम्पैक्ट अभी तक नहीं पड़ा है। लेकिन दूसरा मैंने क्या बताया कि कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है और कोई भी अंदर के आदमी अगर ऐसा करते हैं तो इस पर कोई भी कंपनी का कंट्रोल नहीं रह सकता। मैं अपनी साइड से बात करूं तो मैं इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करने वाला हूं। इसके पहले भी एप्पल जब 3800 के भाव पे जा चुका था, 4000 के भाव पे जा चुका था, मैंने कंटिन्यूसली आपको एक ही बात बताई है कि उधर पे एड ऑन डिप्स करना है, एवरेज करना है और एकदम कॉन्फिडेंट वे से ये आपको गाइड करने की कोशिश की है। तो गैस मुझे कंपनी के ग्रोथ पे पूरा भरोसा है। बिकॉज अब तो Q2 के नंबर्स आने वाले हैं और इस नंबर्स में गैस जैम का क्वेश्चन है और हमें स्प्लिट की जो डेट है नेक्स्ट मंथ देखने को मिल रही है और ये ASM की स्टेज 3 में आ चुका है। तो जी हाँ, एक अच्छी न्यूज़ भी है और जल्दी ही दोस्तों ये ASM से बाहर भी निकल जाएगा। तो मैं इधर पर लॉन्ग टर्म तक होल्ड एंड कंटिन्यू करने वाला हूँ। आप चाहें तो अपना पार्शियल प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस में है। तो गाइस डिसीजन आपके ऊपर है। कल ये ना आप बोलें कि सर आपके वजह से मैं प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया था, प्रॉफिट थोड़े कम हो चुके हैं। तो मैं अपने साइड से फॉर लॉन्ग टर्म इसमें कंटिन्यू करूंगा। आप चाहें तो अपना मर्जी कर सकते हैं, बट कंपनी फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, ग्रोथ ओरिएंटेड है। मुझे लगता है कि अगर आप लॉन्ग टर्म सोचते हैं तो इसमें कुछ इंपैक्ट नहीं होता। देखना बनता है कल के दिन मार्केट कैसा रिस्पॉन्स करता है। जैसे ही होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। बात की जाए लक्ष्मी ऑर्गेनिक की, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आज के दिन की बात की जाए तो हमें 5% के आसपास तेजी देखने को मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, 280 के भाव से 270 के भाव से मैंने कंटिन्यूसली बेसिस पे आपको लक्ष्मी ऑर्गेनिक के बारे में बताया है और भी समझाई है कि साइकोलॉजी समझिए। इसके पहले इनके मैनेजमेंट ने क्लियरली बताया था Q2 के नंबर्स खराब आने वाले हैं, उसके बावजूद भी तेज़ी क्यों हो रही है। तो जब कोई कंपनी आइडेंटिफाई होती है उसके अंदर ग्रोथ पोटेंशियल सामने आता है और उनको एंटी जो डंपिंग लाइक जो चार्जेस हैं, जैसे चाइना को बैंड कर दिया गया है, उससे अगर बेनिफिट मिलता है तो भाई उसमें बड़े बड़े जो पार्टीज हैं बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं और इसी की वजह से आप साइकोलॉजी यूज़ करके अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। जिस रफ्तार से कंपनी भाग रही है, अगर इसी रफ्तार से भागती रही, 10% का जो सर्किट था 5% के आसपास हो चुका है, तो गैस शायद मैं कंफर्म नहीं हूँ लेकिन हो सकता है कि इसको ASM लिस्ट में डाल दिया जाए। तो मेरे हिसाब से अगर आपको चेज़ करना है, अगर आपको बहुत फोमो हो रहा है, तो मेरी जो एकदम क्लियर कट स्ट्रेटेजी है, 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है, आपको 2 से स्टार्ट करना है। मुझे लगता है कि डिप आ सकता है, लेकिन डिप कब आएगा ये किसी को नहीं पता। बिकॉज केमिकल के अभी जितने भी कंपनी है Q2 के नंबर्स के पहले गजब का उछाल देखने को मिला। सिर्फ इसमें नहीं, केमिकल के और सब स्टॉक्स में भी आज के दिन हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिली थी। तो मेरे हिसाब से गाइस कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म बहुत ज़्यादा पोटेंशियल लगती है और डिप्स आता है तो ही बाई करिए। डिप्स की बात की जाए तो हो सकता है कि 5-10% का भी करेक्शन दिखाते, लेकिन अभी की बात की जाए तो वो संभव देखने को नहीं मिल रहे हैं। बहुत लोग जो फोमो में हैं, जिनको लगता है कि हाथ से मौका निकल रहे हैं, तो वो आप चाहें 10 के जगह पे 2 स्टॉक खरीदें, जैसे जैसे भागते रहें, धीरे धीरे खरीदते रहें, अपने इमोशनल कंट्रोल करें। बिकॉज अभी की बात की जाए तो हाईली ओवरबॉट जोन में जा चुका है और जब दोस्तों ये 300 करीब था तभी भी ये ओवरबॉट जोन में था। लेकिन मैंने क्या बताया कि साइकोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसी को यूज़ करके हमने इधर पर अच्छे खासे पैसे भी कमाए हैं। तो मैं इधर पर होल्ड एंड कंटिन्यू करने वाला हूँ। लेकिन आपको लेना है, मैंने बहुत सारे कमेंट्स देखे, तो मैं एक ही बात बोलूँगा कि SIP धीरे धीरे कंटिन्यू करें और अगर डिप्स मिलता है ASM लिस्ट में, कभी भगवान ना करे आए, लेकिन अगर आता भी है तो एक मौका बन सकता है। बिकॉज कंपनी का फंडामेंटल बहुत ही अच्छा और Q4 तक दोस्तों ये कंपनी और भी आग बोल सकती है। बिकॉज उनके फ्लोर बिजनेस भी काफ़ी हद तक अच्छे कर सकते हैं।
अगला नंबर मुझे लगता है कि एस्ट्रल के बाद अब प्रिंस पाइप का लगने वाला है। बिकॉज बात की जाए तो मैंने कल के दिन एक आर्टिकल शेयर किया था, बताया था पाइप इंडस्ट्री में एक अच्छी खासी डिमांड ग्रोथ निकल के आ रही हो। Q2 तक दोस्तों जितनी पाइप वाली कंपनी है आपको नया हाई लगाते हुए देखने को मिल सकते हैं। गजब की कंपनी है, स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर होल्डिंग दिखाई पड़ते हैं, स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स भी हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आप चाहें तो CMP में एड ऑन डिप्स कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म तक होल्डिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। इधर पे दोस्तों बहुत लोगों ने पैनिक किया था, 600 के आसपास भी जा चुका था। मैंने बहुत सारे कमेंट्स भी देखे थे, बट मैंने एक ही बात आपको बताया था, अगर इंडेक्स गिरेगा मिड कैप का, स्मॉल कैप का, तो भाई प्रॉफिट जरूर बुकिंग होगी और इधर पे कोई भी स्टॉक बचेगा नहीं। लेकिन कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म बहुत 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 शानदार है। तो मेरे हिसाब से एस्ट्रल आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए पाइप इंडस्ट्री में। उसके बाद आप चाहें तो प्रिंस पाइप को, मैंने बहुत बार इस लाइन को रिपीट किया है और अभी भी कर रहा हूँ कि कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। मेरे पास भी दोनों स्टॉक है और मैं दोनों स्टॉक पे लॉन्ग टर्म में जरूर भरोसा करता हूँ। प्राइस गिरता है तो वो सेंटिमेंट होता है, लेकिन स्टॉक के फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे। अगर आप देखें जितनी रैली करने के बावजूद भी इनका कोई पी 100-200 के आसपास नहीं है, 35 के आसपास पी और स्ट्रॉन्ग अर्निंग है। तो मेरे हिसाब से आप चाहें तो CMP में भी धीरे धीरे बाई कर सकते हैं। और कभी भी ये स्टॉक 700 के आसपास मिलता है, 710 के आसपास मिलता है, मुझे लगता है ज़रूर बाइंग करनी चाहिए। और कभी उससे भी नीचे गिरता है तो मेरे हिसाब से आपको दोस्तों प्रिपरेशन लेनी चाहिए और इधर पे लॉन्ग टर्म का एक बेट ज़रूर बन सकता है। धीरे धीरे बात की जाए, HDFC AMC काफ़ी ब्रेकआउट के वर्ज पे जा चुका है। आज के भाव की बात की जाए तो हमें 1.5% के आसपास तेजी देखने को मिल रही थी। एक बार ये 3300 का लेवल तोड़ता है तो जी हाँ दोस्तों, ये एक ब्रेकआउट दे सकता है। EMFI की बात की जाए, ऑल इंडिया म्यूचुअल फंड एसोसिएशन में 30 लाख करोड़ का जो मार्केट कैप है, मतलब एक बेंचमार्क है, उसको 36 लाख करोड़ का भाई पूरे AMC ने बीट कर दिया और ये अभी तक का दोस्तों हाईएस्ट इन्फ्लो है। तो मेरे हिसाब से HDFC AMC अभी आपको प्री कोविड लेवल का पहले मिल रहा है। तब चाहें तो इधर पे CMP में बाई कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर आपको लंबा होल्डिंग करना पड़ सकता है। कभी गिरता है 50-100 रुपया तो उसे घबराइएगा मत, बिकॉज कंपनी फंडामेंटली अच्छी है और डेट फ्री है। बहुत चलाने के लिए कम पैसे की पूंजी की आवश्यकता होती है, स्किल से ही पैसा कमाते हैं। तो मेरे हिसाब से HDFC AMC यहाँ से बाई है और लॉन्ग टर्म तक अगर आप होल्ड करते हैं तो आपको इधर से अच्छे खासे पैसे बनने की उम्मीद है। लाइन्स की बात की जाए तो एक नेगेटिव न्यूज़ हमें देखने को मिली थी जब मार्केट बंद था। क्यों? तो वही सेमीकंडक्टर का इशू की वजह से इनके जो फ़ोन हैं उनको डिले होते हुए देखने को मिले थे। लेकिन दोस्तों इसमें इनकी कोई गलती नहीं है और इधर पे मैं एक ही बात बोलूँगा, रिलायंस जैसे शेयर में गिरावट अगर होती है तो आपको एंट्री करने का मौका बन सकता है। बात की जाए रिलायंस तो अपने आप में ही एक फंडामेंटली मजबूत और शानदार कंपनी दिखाई पड़ती है और मुझे लगता है कि 2350 से आप चाहें तो अपना जो SIP स्टार्ट कर सकते हैं। अगर इसको तोड़ता है तो हो सकता है कि 2300 और 2250 का जो लेवल है अपने आप में ही गुड लेवल एंट्री का हो सकता है। तो इस पर आप चाहें तो नज़र बना कर रख सकते हैं। कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, ब्लू चिप कंपनी है और निफ्टी की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा वेटेज भी है। तो मेरे हिसाब से रिलायंस लॉन्ग टर्म में एक मस्ट बाई वाली कंपनी है, बिकॉज अभी भी इनके बहुत वैल्यू अर्निंग बाकी है और नेगेटिव न्यूज़ का फायदा उठाइए, उससे घबराने की बात नहीं है। कंपनी अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड करेंगे तो अरेमको के डील के बाद इसमें एक और ब्रेकआउट देखने की उम्मीद है। IRCTC की बात की जाए, रुकने का नाम नहीं ले रहा है और आज के दिन भी हमें 4.5% के आसपास तेजी देखने को मिल रही थी। मैंने कमेंट लिखा कि सर FNO बैंड के बाद मैंने जो स्टॉक है बेच दिया। आपकी कमेंट्री सुन के मेरी कमेंट्री अगर आपने सुनी होगी, कमेंट करने से पहले आपको अच्छे से पता है कि इधर पे IRCTC को हमने 1200-1300 के लेवल पे स्ट्रांगली बाइक रिकमेंडेशन दी थी और 2200, 2300, 2400 पे भी हमने एक ही बात बोली है कि बाई करके चलिए, बुढ़ापे की लाठी है। वीडियो को बहुत लोग सुनते नहीं है ठीक से और फटक से जज कर देते हैं। दोस्तों IRCTC की बात की जाए, मैंने आपको बताया हमेशा कि नेवर सेल कैटेगरी का स्टॉक है और बुढ़ापे की लाठी है। तो बहुत लोग जो आधा वीडियो सुन के ही कंक्लूजन निकालते हैं, तो ऐसा मत करिए। वीडियो को पूरा समझने की कोशिश करिए। शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में टारगेट आप खुद डिसाइड करिए। इसके पहले FNO को बैन करनी उस एक नेगेटिव थी, लेकिन मार्केट की बात की जाए तो जितने भी इवेंट हमें देखने को मिल रहे हैं, जितने भी टूर पैकेज ये अपग्रेड कर रहे हैं, तो इनके टिकटिंग को छोड़ के और बिजनेस एक्सपेंड कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से गैस IRCTC की बात की जाए, यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड सही नहीं है। तो मेरे हिसाब से अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं, उस प्लानिंग पे कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अभी के टाइम आप चाहें तो स्प्लिट के बाद खरीद सकते हैं। 2200 का था, तब से मैं इसको कवर करते आ रहा हूँ। अभी की बात की जाए तो 3400 के आसपास अब कितना भागेगा, हो सकता है कि 4000 भाग जाए, किसी कोई भी कंट्रोल नहीं। लेकिन अगर आपको फोमो लगता है तो 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है। थोड़ा थोड़ा स्टॉक आप बढ़ाते रहें और मुझे लगता है कि स्प्लिट के बाद एक अच्छा खासा मौका बन सकता है। तो उधर पर एंट्री करें और वीडियो को पूरा सुना करें, उसके पहले ही जज किया करें। बिकॉज मैंने हमेशा आपको IRCTC लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने के लिए बताया है और बोला भी है कि मैं इसको कभी बेचने वाला नहीं हूँ। एक और भी धमाकेदार स्टॉक हमें देखने को मिल रहा है, नाम क्या है, यशो इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इसको पहले ही मैंने कवर किया था, लेकिन उतना एग्रेसिवली कवर नहीं किया था। लेकिन यस, ये भी कंपनी हमें ठीक ठाक दिखाई पड़ती है और आज के दिन हमें 18% के आसपास तो ये देखने को मिल रही है। याद रखिएगा, केमिकल पोर्टफोलियो बनाते हैं तो मेक श्योर उसमें जो दावेदारी है बड़ी कंपनीज का आपको जरूर होना चाहिए। दीपक नाइट्राइट, एल्की लिमिटेड, आरती इंडस्ट्रीज जैसे बड़ी बड़ी कंपनी का एक्सपोजर ज़्यादा रखिएगा और 10% अगर आपको वेटेज देना है केमिकल कंपनी में, उस 10% में आप 2 से 2.5% ही ऐसी कंपनी को वेटेज दे सकते हैं। बात की जाए बाइंग लेवल पे तो नहीं है, बिकॉज इसमें काफ़ी तेजी आ चुकी है। लेकिन जिस हिसाब से हमें केमिकल का एक रिवोल्यूशन देखने को मिल रहा है, हो सकता है कि आने वाले कल में और भी तेज हो जाए। तो मेरे हिसाब से यशो इंडस्ट्रीज एक अच्छी कंपनी है और आपको निवेश करना है तो SIP के वे में करें। 18% के
आसपास आज के दिन तेजी थी, तो ये गिरता है 730 के आसपास, 720 के आसपास, तो ही एंट्री करेगा और मेक श्योर दोस्तों लंबा होल्ड करने की कोशिश करेगा। बिकॉज अगर मार्केट कैप देखें तो हमें वही 1000 करोड़ के नीचे दिखाई पड़ती है। तो ऑफकोर्स थोड़ा रिस्क है लेकिन रिवॉर्ड भी है। लेकिन पी की बात की जाए 40 के आसपास है, तो मेरे हिसाब से SIP धीरे धीरे उठाते रहिए। बिकॉज कंपनी अगर अच्छी रहेगी तो ये 1000 क्या 2000 क्या 5000 करोड़ के आसपास ही मार्केट कैप होगी और उधर से भी पैसे 5 गुना होंगे अगर मार्केट कैप इनका बढ़ा। तो मेरे हिसाब से अगर आपको लॉन्ग टर्म निवेश करना है तो SIP की वजह से करिएगा। फोमो मत आइएगा, मार्केट है, मौका मिलेगा, चीज़ नहीं करना, चीज़ करते भी हैं, डिसिप्लिन बेस से काम करें। हिंदुस्तान फूड की बात की जाए, मुझे लगता है कि अभी के टाइम में ये बहुत अच्छा मौका दे रहा है। इसके बाद दोस्तों ये अगर निकलेगा हाथ से तो शायद दोस्तों हमें बहुत ज़्यादा ये भागता हुआ देखने को मिल सकता है। आज के भाव की बात की तो फ्लैट कारोबार था। हिंदुस्तान फूड की बात की जाए बहुत ही एग्रेसिवली ये अपने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को बढ़ा रही है। प्रॉफिट की बात की जाए तो वो भी हमें ठीक ठाक देखने को मिलते हैं। और कंपनी की बात की जाए TSM की स्टेज 4 से स्टेज 3 में जा चुकी है, तो मुझे लगता है ये बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है। और जब एप्पल बाहर निकलेगा उसी के आसपास यही बाहर निकलेगी, तो मेरे हिसाब से फॉर लॉन्ग टर्म स्मॉल कैप में निवेश करना है। तो ये देखिए कौन कौन सी जगह पर मार्जिन अवेलेबल हैं। 4000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, 105 का पी है, तो थोड़ा डेट का इशू है। लेकिन अगर आप उससे ओके हैं तो मुझे लगता है स्मॉल कैप में आप इसको लॉन्ग टर्म का एक बेट कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि CMP एकदम बाई हो सकता है। उसके बाद अगर तोड़ता है 2000 का लेवल तो 1850 और 1900 का लेवल पे जा सकता है। और उधर पे आपको अच्छा खासा एक्यूमुलेशन का मौका मिलेगा। तो लिए हुए हैं तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू कर टाइम दीजिए। इसके बाद ये ASM से निकलेगी एकदम दोस्तों रॉकेट की उड़ान कर सकती है। फर्स्ट ऑफ दोस्तों जो अभी के टाइम में मुझे मौका दिखाई पड़ा उसका नाम है आवास फाइनेंशियल लिमिटेड। इसके पहले मैंने आवास को बहुत बार कवर भी किया, तो बताया था कि 2% के आसपास तो आज के दिन तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन इसके बावजूद भी दोस्तों हमें ये स्टॉक 2350 के आसपास जाता हुआ देखने को मिल चुका था। बात की जाए बहुत लोग बोल रहे कि सर AU स्मॉल फाइनेंस का कनेक्शन दिखाई पड़ता है। ऑफकोर्स कनेक्शन दिखाई पड़ता है, उसमें बहुत जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट लोग हैं उन्होंने डिज़ाइन कर दिया है। तो जी हाँ, एक नेगेटिव न्यूज़ तो है, लेकिन कंपनी की बात की जाए तो इनके फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं। और मुझे दोस्तों अभी तक इनमें कोई डंड दिखाई नहीं पड़ रहा है। ऐसे जो इनके फाइनेंशियल्स अभी तक हमारे सामने मौजूद हैं और मुझे लगता है कंपनी में काफ़ी ग्रोथ दिखाई पड़ती है। और कंपनी की बात की जाए, RBI की बात की जाए, उन्होंने बैंक और NBFC को बहुत सपोर्ट देने का प्रॉमिस भी किया है। लिक्विडिटी भी अभी बहुत ही लो देखने को मिलता है, हाई देखने को मिलती है और इंटरेस्ट रेट बहुत ही कम है। तो मुझे लगता है कि आवास फाइनेंशियल एक इधर से बहुत अच्छा मौका दे रहा है। तो मैं उसको होल्डिंग कंटिन्यू करूँगा और मेरे पास अच्छी खासी क्वांटिटीज भी हैं। आपको डर लगता है तब चाहे तो इधर से स्विच करके HDFC लिमिटेड पर जा सकते हैं, बट मेरे हिसाब से कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। मिड कैप की है तो प्लस माइनस होगा, न्यूज़ आते हैं और न्यूज़ जाते भी, लेकिन कंपनी का फंडामेंटल अच्छा है। आप चाहे तो कंटिन्यू कर सकते हैं, मैं भी उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। मैंने इसके ऊपर कई वीडियो नहीं बनाई, लेकिन बात की जाए सिटी यूनियन बैंक, मैंने बहुत सारे कमेंट्स किए कि सर इसको भूल गए क्या, कब बनाओगे वीडियो। तो जी हाँ, कंपनी की बात की तो फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई पड़ती है। और भाव की बात की जाए तो 155 के आसपास है। अगर आप चार्ट पैटर्न ऑब्जर्व करें तो इस कंपनी ने एक मल्टी बैगर पैसे बना के दिए हैं। बहुत लोगों को इसका नाम भी नहीं पता होगा, लेकिन यस 11,000 करोड़ की एक अच्छी खासी मार्केट कैप दिखाई पड़ती है। और कोविड का जो लेवल था उससे सस्ता दिखाई पड़ रही है। तो जी हाँ दोस्तों, बात की जाए अभी भी आपने नोटिस किया होगा तो स्मॉल जो बैंक्स है और NBFC है अभी भी कोविड के शॉक से नहीं उतरे हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग NBFC और बैंक में अभी भी एक एसेट क्वालिटी का डिटोरेशन देखने को मिल रहा है। MOS की बात की जाए 150 140 के आसपास हमें दिखाई पड़ता है। और तो खोने के लिए इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। तो आप चाहते हैं तो स्मॉल कैप में आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं। ये उनके लिए है जो सिटी बैंक को पसंद करते हैं और लॉन्ग टर्म तो होल्ड करने का सोचते हैं। बट मेरा दोस्तों जो पिक है आपको मैंने बताया है कि ICICI बैंक अभी के टाइम में मुझे उसमें काफ़ी ग्रोथ दिखाई पड़ती है। और लार्ज कैप में आपका एलोकेशन ज़्यादा होना चाहिए। और बैंक निफ्टी की बात की जाए, आपके पास जो भी बैंक निफ्टी का स्टॉक्स देखने को मिलता है उसमें आप इसको 2% एलोकेट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा मत करिएगा। और धीरे धीरे जब एक बाउंस बैक आए, एक रिवर्सल आए इसमें IDFC फर्स्ट बैंक में, तो ही दोस्तों मैं बोलूँगा कि एडवाइस करूँगा कि आप उसमें उठा सकते हैं। फंडामेंटल्स की बात की जाए तो काफ़ी अच्छी दिखाई पड़ती है। मैंने इसके देखें कासा रेशियो और भी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो अपने आप में ही शानदार है। और इनके जो चार्ट पैटर्न है बहुत ही प्रॉमिसिंग है। लेकिन याद रखिएगा छोटी कंपनी है तो हो सकता है कि एक महीना में आपको डबल पैसे भी दे दे, लेकिन रिस्क भी होता है। तो मेरे हिसाब से रिस्क टू रिवॉर्ड अभी के टाइम में फेवरेबल है। लेकिन मैं फिर भी बोलूँगा लार्ज कैप में जो आपका एलोकेशन ज़्यादा होना चाहिए। और लॉन्ग टर्म में अगर आप इसमें रिस्क लेना चाहते हैं थोड़े से क्वांटिटीज़ में आप आगे बढ़ सकते हैं, बिकॉज कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। और अगर आपको रिस्क लेना है तो एलोकेशन भी उस हिसाब से छोटी ज़रूर दीजिएगा। आई होप मेरे वीडियो के लिए हेल्पफुल था। कंटेंट से तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना ना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।